पीडब्ल्यू विद्यापीठ स्टार से नई एंट्री मार रहे हैं हितेश सर। हितेश सर हैज अ 15+ years of teaching experience, mentor of All India Rank 38, All India Rank 55, All India Rank 239 and many more in NEET 2021। सिर्फ एक साल का हिसाब किताब है, बाकी सालों का पता नहीं कितना बड़ा होगा। A number of students mentored by sir are selected in INCHO, NTSC, NSGS, INJSO and KVPY। ढेर सारे कंपटीशन में सर के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इन नए टीचर्स को आपको प्यार देना होगा, आपको मजा आ जाएगा। सब लेजेंडरी टीचर है, 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। सो हितेश सर का एक वीडियो देखना तो बनता है ऐप में जाकर। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के ऑसम क्लासरूम में। और मेरा नाम है हितेश, मैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर आपको पढ़ाने वाला हूं यकीन 2.0 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए एक डेमो लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए। और आज के हमारे जो डेमो का टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी। आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, उसमें हम एटम की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसमें बच्चों हम आयनाइजेशन एनर्जी एक टॉपिक पढ़ते हैं। तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, कैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देखते हैं एक पीरियड और एक ग्रुप में, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, उसका कंटेंट क्या रहने वाला है, हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखेंगे, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की, क्या एप्लीकेशंस हैं आयनाइजेशन की, और उसी के साथ साथ कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों बहुत आसान टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आएंगे और आते रहेंगे। पीरियोडिक टेबल से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उनके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि बुक्स में क्या डेफिनेशन देखने को मिलती है, तो डेफिनेशन होती है इसकी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to remove an electron। और इलेक्ट्रॉन बच्चों हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम an isolated gaseous atom, an isolated gaseous atom। ठीक है, तो बच्चों हैंडराइटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना, मेरी हैंडराइटिंग बचपन से थोड़ी खराब रही है, बाकी आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे। डेफिनेशन क्या बोलती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहां पे आप लोग सबसे पहले तो रिक्वायर्ड को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को अंडरलाइन करेंगे। इस डेफिनेशन में हमें ये दो टर्म्स ध्यान देनी है, क्या, एक तो रिक्वायर्ड और दूसरी आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी से हमारा मतलब है कि मेरे पास एक एटम है, सिंगल एटम, मेरे पास एक एटम है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मुझे इसे यहां से रिमूव करना है। तो इसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो हमने यहां पर अंडरलाइन किया ना, रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए,
तो एक सवाल तो ये उठता है कि सर एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से निकालना है तो एनर्जी देनी ही क्यों पड़ेगी। तो बच्चों देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को बिलोंग करता है, का मतलब ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो अगर इसे इसके अट्रैक्शन से दूर करना है तो ऑब्वियस सी बात है इसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों हम देने वाले हैं, सपोज हमने इसको ई एनर्जी दी और ये यहाँ से निकल गया, इस एटम को छोड़ के यहाँ से चला गया, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं ये कहलाती है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। आसान सी डेफिनेशन है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन सा बोल रहे हैं हम, आउटर मोस्ट या मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम बात कर रहे हैं बच्चों आइसोलेटेड गैसियस एटम की। ये एटम कैसा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब हुआ सर, देखो इसको समझने के लिए आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब होता है एक सिंगल अकेला एटम। एटम की टेंडेंसी होती है बच्चों बॉन्ड बनाने की, वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड है तो इसका मतलब इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर किसी और एटम का भी अट्रैक्शन हो सकता है, तो हम उसे कंसिडर नहीं करना चाहते, इसीलिए हम आइसोलेटेड गैसियस एटम बोल रहे हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं हम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो सपोज सोडियम आपको ये दिया हुआ है और इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम आयन में, ठीक है। ये आपको एक आइसोलेटेड गैसेस एटम दिया हुआ है और आपने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, Na+। सपोज इसमें आपने ई एनर्जी दी थी, ये जो एनर्जी आपने दी है इस एटम को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ये ई क्या कहलाएगी बच्चों, ये ई क्या है, यहां पे ये ई है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ये ई क्या है यहां पे, सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आसान है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अगर बच्चों मैं इसको ऐसे लिख देता, तो सपोज इस प्रोसेस में जो एनर्जी मैंने दी है, सपोज वो E2 एनर्जी है, ठीक है, ये E2 एनर्जी मैंने इस प्रोसेस में दी है, तो क्या ये E2, जैसे कि यहां पर ये E इस सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी कहलाया, क्या ये E2 भी इसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा, क्या ये E2 इसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा। सोचने की कोशिश करो, क्या कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो डिफरेंट नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ पर G लिखा हुआ और इधर S लिखा हुआ है ना, दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, यहाँ पर G लिखा है, यहाँ पर S लिखा है, तो क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पर। इसको तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया, तो इसको भी आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं क्या, नहीं, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों सॉलिड, ये सोडियम आपको सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, और सॉलिड स्टेट में जो सोडियम है वो कैसा स्ट्रक्चर रखता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट में मेटालिक क्रिस्टल बना के रखते हैं, एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाकर जुड़े होते हैं सोडियम एटम्स। तो सॉलिड स्टेट में एक सोडियम दूसरे सोडियम के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है, और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, अकेला सिंगल एटम होना चाहिए। तो यहां पर ये अभी आइसोलेटेड गैसेस एटम नहीं है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते, है ना, नहीं बोल सकते। तो ये E2 को हम क्या बोलें फिर, E2 को हम क्या बोले, तो उसके लिए हमें ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चों, इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप देखूं तो ये कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि ये सॉलिड से पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ होगा, और फिर बाद में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, याद करो, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, अरे भूल गए क्या। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे सब्लिमेशन एनर्जी बोला जाता है।
और अब देखो ये आइसोलेटेड गैसेस एटम दिया हुआ है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर ये आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो ये जो E2 है ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, ये E2 क्या है, ये सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, E2 जो है ये सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का सम है। आसान है। तो ये डेफिनेशन को समझाने के लिए एग्जाम्पल बच्चों लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े आयनाइजेशन एनर्जी में। आसान लग रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से, आसान तरीके से आपको यकीन 2.0 में पढ़ाया जाएगा बच्चों मेरे द्वारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी के जितने भी टीचर्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से आपको टॉपिक्स की गहराइयों में उतार देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? तो सपोज उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज M हमारे पास एक एलिमेंट है बच्चों। ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें से मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ वो सपोज E1 है ना। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमने दी है, जिसे हमने यहाँ पर E1 लिखा है, वो क्या कहलाएगी? इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे IE1 लिख रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो क्या कहलाएगी? इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको +2 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो क्या कहलाएगी? IE2। ऐसे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो बच्चों, M+3 बन जाएगा ये क्या कहलाएगी बच्चों? IE3। तो ऐसे आप लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ और एनर्जी देते जाओ। तो ये जो IE1, IE2, IE3 आपको मिल रही है ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्या कहलाती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में ये जो IE1 है बच्चों, ये IE1 क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका? M का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका? इस M का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि M में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो वो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अच्छा बच्चों, सपोज अगर मैं इसको रेफरेंस मान के बात करता, अगर मैं आपसे कह रहा हूं M+ के रेफरेंस में बताओ कि ये एनर्जी क्या कहलाएगी, तो देखो M+ में से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना अभी अपन, M में से दूसरा निकाला था, M+ को रेफरेंस मान के चले तो इसमें से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जो इसका IE2 है, जो इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, इसके रेस्पेक्ट में वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन। तो ये IE2 इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे IE3 जो है, ये IE3 हमने किसके लिए लिखा है? इसके लिए, इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो अभी इसमें से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1 ऑफ M+2। इसके रेस्पेक्ट में बात करता तो इसमें से अभी एक और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या बन जाएगी? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आसान है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में आपको क्यों बता रहा हूं कि ये IE1, IE2, IE3 ये जो है ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि इनमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या रिलेशन होता है? तो देखो ध्यान से, मुझे बताओ। सपोज बच्चों यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही प्रोटॉन हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही प्रोटॉन हैं। तो जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब यहां पर कितने प्रोटॉन बचेंगे? ऑब्वियस सी बात है 10 ही प्रोटॉन बचेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? अब 9 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब इस आयन में
जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन पर इन प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, यानी कि अब यहां पर M प्लस में M पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसकी वजह से उसने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ लिया है। तो अब जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया है तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, होएगा कि नहीं होएगा? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो जब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो अब मुझे जो एनर्जी देनी है वो और ज्यादा देनी पड़ेगी, जितनी पहले दी थी उससे भी। और सपोज यहां से एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 8। इलेक्ट्रॉन 8 ही रह गए। तो अब अगर मैं यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, यहां से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कम हो गए तो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन और बढ़ गया, उनको और ज्यादा कस के पकड़ लिया न्यूक्लियस ने, तो अब इनको रिमूव करना और मुश्किल हो जाएगा, तो अब और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप देंगे वो फर्स्ट वाले के केस से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब IE2 हमेशा ज्यादा ही होगी IE1 से। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE3 दी थी, IE3 हमेशा ज्यादा ही होगी IE2 से। IE4 हमेशा ज्यादा ही होगी IE3 से। तो ये कहलाती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, और ये हमेशा हायर ही होती हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? तो इसे आप एक इंपॉर्टेंट नोट बनाकर ऐसे लिख सकते हो बच्चों। शॉर्ट में आप कैसे याद रखोगे इसको? भाई हर चीज को ऐसे लंबा लंबा याद रखने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से 720 में से 720 की तैयारी हो जाए, ठीक है? इतना ही चाहिए अपने को, ज्यादा थोड़ी चाहिए। तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीका क्या है, इसको आप ऐसे याद रख लो कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सक्सेसिव ionization energies are always higher। ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि IE3 हमेशा IE2 से ज्यादा होगी। इसकी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हैं एक के बाद एक आने वाली, वो हमेशा पिछली वाली से ज्यादा ही होंगी। ठीक है? आसान है, बिल्कुल सब कुछ आसान है बच्चों। इनऑर्गेनिक में कुछ भी मुश्किल नहीं है। नीट की तैयारी करना आसान है, नीट क्रैक करना भी आसान है, नीट में रैंक लाना भी आसान है, अगर आप ठान लो। ठीक है? तो अगर आप ठान लो तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत आसान चीजें हैं बच्चों, अभी तो आगे और भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। ठीक है? तो उसकी तैयारी अभी से हम शुरू कर चुके हैं, तो जुड़ जाओ हमारे साथ, तैयारी शुरू करते हैं। तो बच्चों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं। सपोज आपको बोला गया है कि एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, उसे Al प्लस में कन्वर्ट किया गया। इस प्रोसेस में एनर्जी लगा है E1। ये कितना एनर्जी लगा है? E1। इसे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के Al प्लस 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहां पर एनर्जी लग रहा है E2, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है और इसे कन्वर्ट कर दिया गया है Al प्लस 3 में। यहां पर एनर्जी लगा है E3। बच्चों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है E1 E2 E3 में रिलेशन बताओ या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ऑर्डर बताओ। ठीक है? तो अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप जरूर कुछ ना कुछ तुक्का लगाते, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक करते कि यार इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, ये है वो है, ऐसा सब कुछ लगाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन हलवा है बच्चों, हलवा जो एकदम बना बनाया आपके सामने रखा है ना? और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन इतना आसान है, देखो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, E1 E2 E3 का ऑर्डर पूछा जा रहा है, E1 E2 E3। अब जरा ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो E1 है, क्या ये E1 एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है? देखो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, ये इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या E2 इसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है? देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, +1 से +2 में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो E2 क्या हो जाएगा? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। E3 क्या हो जाएगा?
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों E1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, E2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है और E3 थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा सेकंड से, सेकंड हमेशा ज़्यादा होगा फर्स्ट से। मुझे बताओ क्या ये ऑर्डर बनाना मुश्किल है? है, बिल्कुल आसान है। और इनऑर्गेनिक का हर क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल इतना ही आसान होता है। इनऑर्गेनिक जैसा आप बायो को लेकर खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हो, मेरी गारंटी है अगर एक बार इनऑर्गेनिक को पढ़ लिया तरीके से तो इनऑर्गेनिक में भी खुद को वैसा ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, तो ये E1 E2 E3 ये आपको ऑर्डर समझ में आया। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, अब आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये एक प्रॉपर्टी है एटम की, और हम पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ते हैं बच्चों वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज अपने ट्रेंड चेंज करती है, कैसे प्रॉपर्टीज पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, ग्रुप में कैसे वेरी करती है उसकी बात करेंगे। तो अब हम देखेंगे वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी का कैसे कैसे हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। और बच्चों जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना सिखाता हूं हमेशा। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा पहले जेड इफेक्टिव निकालना सिखाता हूं और ये सिखाता हूं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है और कैसे चेंज होता है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव के बारे में अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो तो आपको जेड इफेक्टिव सुनते ही एक लाइन याद आ गई होगी कि जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। क्या होता है जेड इफेक्टिव? न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। न्यूक्लियस एक्चुअली में कितना अट्रैक्ट कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, वो होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप अभी फिलहाल एक लाइन याद करेंगे, क्या जेड इफेक्टिव क्या होता है? एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों? एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये लाइन पूरे चैप्टर में हमारे काम आती है, पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चों यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी में जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो है जेड। जेड इफेक्टिव का मतलब तो आपको पता ही है, आई होप आप सभी को पता होगा, ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। अब मुझे बताओ अगर किसी एटम में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर किसी एटम में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो उसने क्या किया हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को कस के अट्रैक्ट किया हुआ है। तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस ने कस के पकड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस ने कस के पकड़ा हुआ है। तो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या हम उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा हुआ है, इसके लिए अब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। आसान है। तो आपसे बच्चों अगर ऐसे पूछ लिया जाए फॉर एग्जांपल कि बताओ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए, तो क्या बता देंगे आप? तो देखो एक पीरियड में आपको पता है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ती है। तो ये एक पीरियड के एलिमेंट है, ये तीनों सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तो बढ़ेगा। यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है बच्चों, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। आसान है क्या? अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए बताओ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ,
सेम पीरियड एलिमेंट है क्या? सेम पीरियड एलिमेंट है। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा? बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। आसान है। बिल्कुल इसी तरीके से आसान तरीकों से आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों यकीन 2.0 में। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारे साथ, ताकि 720 में से 720 की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड फैक्टर देखते हैं। हम देख रहे हैं साइज वाला फैक्टर बच्चों। जो सेकंड फैक्टर है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है वो है साइज। तो साइज कैसे अफेक्ट करता है बच्चों? तो उसके लिए मुझे बताओ, मेरे पास एक एटम है, ऐसा छोटू सा एटम है बिल्कुल, इसमें एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, और मेरे पास एक थोड़ा सा मोटू सा एटम है इतना बड़ा साइज का, एक ये इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ इस वाले एटम और इस वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें ज़्यादा आसान होगा? मैं न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है दोनों में कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, दोनों में बराबर है लगभग। तो बताओ मुझे किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली इस बड़े साइज वाले एटम में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम रहेगा, तो इसको निकालना आसान होगा। इसका मतलब इस केस में एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि साइज अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी? तो उसके लिए क्या मैं साइज से आयनाइजेशन एनर्जी को इस तरीके से रिलेट कर सकता हूं? आयनाइजेशन एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आसान है। ठीक है, ये तो बच्चों सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको बनाना नहीं है। हाँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज बढ़ता है। ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो बताओ यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर आएगा? एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ये ऑर्डर बन जाएगा बच्चों? ठीक है, आपसे पूछ लिया गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। आसान है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पीरियड और एक ग्रुप में साइज आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो। जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर आपने कहाँ यूज में लिया था बच्चों? पीरियड में। आपने साइज वाला फैक्टर बच्चों कहाँ पर यूज में लिया है? ग्रुप में। तो आप इसे इंपॉर्टेंट डालकर यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो कि अगर हम पीरियड में चेक कर रहे हैं तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव में अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर आप एक ग्रुप में चेक कर रहे हो तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर बच्चों जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, ऐसा ही सीखा था हमने। जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है एक ग्रुप में, तो फिर क्या बढ़ता है? उसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। ये एन क्या है? ये स्मॉल एन जो मैंने लिखा है ये क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा क्या? और अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा क्या? आसान है बच्चों, है ना? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा एक ग्रुप में। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। पहले दो फैक्टर्स हमें यही सिखाते हैं कि कैसे एक पीरियड और एक ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है। ठीक है, तो बच्चों ये तो पहले दो फैक्टर्स हो गए हमारे। अगले दो फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना? उन्हें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारे अगले दो फैक्टर में से तीसरा फैक्टर है
पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल। सर ये नाम तो हमने पहली बार सुना है, ये क्या लिख दिया आपने, एक बार समझा दो। बिल्कुल, पेनिट्रेशन पावर का मतलब पता होना चाहिए बच्चों। अगर पेनिट्रेशन पावर का मतलब पता होगा तो ये फैक्टर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। हमें आधी से ज्यादा चीजें तो इसीलिए पता नहीं होती क्योंकि हमें उसका टर्मिनोलॉजी का मतलब ही पता नहीं होता है, उस टर्म का मतलब क्या है। तो यहां पर आपको पेनिट्रेशन पावर का मतलब पता होना चाहिए बच्चों। पेनिट्रेशन पावर का अगर आप आसान शब्दों में मतलब पता रखना चाहो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल का मतलब होता है क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे याद रख सकते हो आप इसको? क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसकी क्लोजनेस? सबशेल्स की क्लोजनेस। इसको समझने के लिए जरा इधर देखो मेरी तरफ। एक आपके पास एटम है, उस एटम के आप फोर्थ शेल की बात कर रहे हो। मुझे जरा बताओ फोर्थ शेल में कौन कौन से सबशेल होंगे? 4s 4p 4d 4f, ये 4 सबशेल होंगे। तो फोर्थ शेल में सपोज ये आपका 4s है, ये 4p है, ये 4d है, ये 4f है ना? 4s 4p 4d एंड 4f, ये 4 सबशेल्स हैं, ठीक है। अब इन सबशेल्स में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किस सबशेल में से निकालना ज्यादा आसान होगा उसकी बात हो रही है, या किस सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा उसकी बात हो रही है ना? तो इन सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना दैट मींस इनको पेनिट्रेट करना, इसलिए पेनिट्रेशन पावर का यूज किया गया है, इस टर्म का यूज इसलिए किया गया है। तो मुझे बताओ बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है, 4s जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है और 4f जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा दूर है, मुझे ये बताओ कि यहां इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा या इधर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा? ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस पर इसके कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए ये आसानी से निकल जाएगा। और क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है इसलिए इस पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा और इसलिए इसको निकालना सबसे मुश्किल होगा। तो इसे ही बोला जाता है बच्चों पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स। और पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल में आप मुझे यहां से देखकर बताओ कौन से सबशेल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है? जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है। तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन सा सबशेल होता है? एस सबशेल, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो क्या आप ऑर्डर इस तरीके से लिख सकते हैं? पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स का एक ऑर्डर क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं? एस की सबसे ज्यादा, फिर पी और फिर डी और फिर एफ, है ना? ये होता है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल का ऑर्डर। एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट ऑर्डर स्क्रीनिंग ऑर्डर का भी होता है, स्क्रीनिंग का भी होता है, इनकी सबशेल्स की स्क्रीनिंग का भी सेम ऑर्डर होता है, वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको रटने की जरूरत नहीं है अगर ये मतलब पता हो तो। अगर आपको ये मतलब पता है तो आपको रटने की जरूरत है क्या? आपको पता है एस सबसे ज्यादा पास होता है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल, दैट मींस एस को पेनिट्रेट करना सबसे मुश्किल होता है, इसका मतलब एस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सर वो सब तो ठीक है, हम तो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, आप ये क्या पढ़ाने लग गए हमें पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल, इनकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से? तो आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे अफेक्ट करता है ये फैक्टर, अब उस पर आते हैं। तो बच्चों हम कंपेयर कर रहे हैं बेरिलियम और बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम और बोरॉन दोनों सेम पीरियड एलिमेंट हैं, दोनों सेम पीरियड एलिमेंट होने की वजह से बोरॉन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा मिलती है। आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा मिलती है, उसका क्या रीजन है? तो जब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा बच्चों, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1।
तो यहां ध्यान से देखो, यहां आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2s सबशेल से और यहां आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2p सबशेल से। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ, s और p में से न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में कौन होता है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है s सबशेल। इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा मिलता है बोरॉन से। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम की बात कर रहे हो बच्चों और एल्यूमिनियम को कंपेयर कर रहे हो, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2, एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p1। तो यहाँ s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ p से इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? s में। क्यों? क्योंकि s का पेनिट्रेशन और ज़्यादा है। इस फैक्टर को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ये आपको पेनिट्रेशन पावर के बारे में बताना था इसलिए ये बताया। इसे एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो कई लोग वैसे भी इसको एक्सप्लेन करते हैं और कई बुक्स भी ये एक्सप्लेनेशन देती हैं। एनसीईआरटी भी ये एक्सप्लेनेशन देती है। हमारे नोट्स में आपको बच्चों एनसीईआरटी भी पूरी कवर्ड मिलेगी, टेंशन ही मत लेना उस चीज की तो कि एनसीईआरटी पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, यही एनसीईआरटी है। ठीक है, तो यहां पर एक और एक्सप्लेनेशन क्या मिलता है? एक और एक्सप्लेनेशन ये मिलता है कि बच्चों ये है NS2 कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल का s सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर NS2 कंप्लीटली फिल्ड है तो कई बुक्स ऐसा बोलती हैं बच्चों कि NS2 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये स्टेबल होता है। NS2 कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां पर एक सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसका मतलब ये स्टेबल है। दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी दी जाती है। तो बच्चों ये रीजन भी करेक्ट है और ये रीजन भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट रीजन दिए जाते हैं इस फैक्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि s का पेनिट्रेशन पावर p से ज्यादा होता है। या फिर एक और एक्सप्लेनेशन क्या है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन NP1 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, एक लास्ट फैक्टर और बच रहा है बच्चों, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं, और वो आई थिंक आप सबका सबसे फेवरेट फैक्टर होता है, और वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबशेल क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है बच्चों। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जैसे कि P3, D5, F7 ये सब क्या है? हाफ फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड क्या है? P6, D10, F14 ये सभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बच्चों हम कंपेयर कर रहे थे, सीधे एग्जांपल लेते हम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। ऑक्सीजन में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा मिलना चाहिए था? ऑक्सीजन का ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसका? नाइट्रोजन का। अगर ऑक्सीजन का मिल गया होता तो फिर हम इसको डिस्कस थोड़ी कर रहे होते, ये कुछ स्पेशल है इसीलिए तो इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा मिला। क्यों मिला? तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हमें पता लगा इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। p3 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से। और p4 कॉन्फ़िगरेशन एक पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ये कैसा है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैसा है बच्चों? पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे जरा बताओ, आपको एक चीज याद कराई गई होगी, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, दैट मींस नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ, इसलिए इसमें देने वाली एनर्जी ज्यादा लगी। दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। समझ में आया बच्चों? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फास्फोरस और सल्फर, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ,
क्या ऑर्डर आएगा फास्फोरस और सल्फर में से? फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ज्यादा रहेगा। ये P3 कॉन्फ़िगरेशन है और ये P4 कॉन्फ़िगरेशन है। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आर्सेनिक और सेलेनियम, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो इनका क्या ऑर्डर आ जाएगा? आर्सेनिक ज्यादा हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है P3 और इसका होता है P4। तो बच्चों इस तरीके से हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें फैक्टर्स पता है तो हम एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इन्हीं सभी फैक्टर्स का यूज करते हुए हम एक काम कर सकते हैं, हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए लिख के बताएंगे तो क्या ऑर्डर निकल के आएगा? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सभी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा बच्चों? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो लिथियम से ज्यादा हो जाएगा बेरिलियम। लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में अभी अभी हमने देखा था बच्चों, बेरिलियम और बोरॉन में अभी अभी हमने देखा था कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है बोरॉन से, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस सबशेल। तो यहाँ पर बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा बोरोन से, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अभी हमने देखा था ये हाफ फिल्ड होता है, तो यहाँ ये ज्यादा स्टेबल, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन। यानी कि आप इसको इधर घुमा दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो आपका एक कंप्लीट ऑर्डर बन जाएगा। क्या? लिथियम से ज्यादा बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ये आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? देखो नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी है सेकंड पीरियड में इसका। अल्कली मेटल लिथियम मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि एक पीरियड में नोबल गैस का मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होता है और उस पीरियड के अल्कली मेटल का मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही। एप्लीकेशन जो है हमारी उनको हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी तक के लिए हमारा ये जो भी है ये आपको समझ में आया होगा। जो भी फैक्टर्स हैं हमारे जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यकीन 2.0 में आपको बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं यकीन 2.0 में। थैंक यू।